जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम आपको मैथ की क्लासेस में लाभ और हानि करवा रहे थे। लाभ और हानि का चैप्टर आपका लास्ट क्लास में समाप्त हो गया है। जो सभी क्लासेस जितनी भी हैं आपको प्ले लिस्ट पर चैनल पर विजिट करके मिल जाएगी। आप दोबारा से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। आज से हम आपका एडवांस मैथ्स शुरू कर रहे हैं और एडवांस मैथ में आज का टॉपिक आपका होगा मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति सबसे ज़्यादा आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको सरलतम से सरलतम तरीका बतलाया जाएगा क्लास में, क्या होता है क्या नहीं, कैसे आप निकालेंगे और अपने टाइम को कैसे बचाएंगे। एक प्रश्न का टाइम बचाकर कैसे आप दूसरे प्रश्न में समय दे सकते हैं। तो कैलकुलेशन ही सर्वोपरि होती है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। चलिए क्या है देखते हैं। किस चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं? मेंसुरेशन से। और वो क्या है, कैसे, देखिए आज हम करवाएंगे आपको एडवांस मैथ्स। आई बात आपकी समझ में? और इसमें क्या है, टॉपिक है इसमें आपका अक्षेत्र मिति। अक्षेत्र मिति को क्या कहते हैं? जो देसी भाषा में ज़्यादातर प्रसिद्ध है मेंसुरेशन के नाम से, लेकिन किसी को नहीं पता है कि मेंसुरेशन को क्षेत्र मिति कहते हैं। सब मेंसुरेशन में लगे रहते हैं। मेंसुरेशन में क्या होता है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक 2 विमीय या इसको 2D कहते हैं जिसको द्विविमीय बोलते हैं, और एक होता है 3D जिसको त्रिविमीय बोलते हैं। कैसे? नंबर 1 है आपका 2D अर्थात द्विविमीय। एक क्या होता है नंबर 2, ये होता है 3D, इसको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है देखिए, किस में क्या क्या आता है वो आपको हम बताते चलते हैं। आप लिखते जाइएगा। टॉपिक की आज शुरुआत है तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा और अंत तक जाया जाएगा। बेस से लेके टॉप तक, 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक। क्या केवल सोच सकते हैं? 2D आकृति को केवल सोच सकते हैं। आई बात आपकी समझ में? 3D क्या है? उसके बाद है आपकी 3D। 3D को क्या कर सकते हैं? धरातल पर उतार सकते हैं। धरातल पर उतार सकते हैं। आई बात आपकी समझ में? अब 2D में क्या क्या आएगा? 2D में जैसे त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद समचतुर्भुज, उसके बाद वर्ग, आयत, उसके बाद समलंब, उसके बाद क्या आएगा? वृत्त, और उसके बाद क्या आएगा? अर्धवृत्त। ये कुछ आकृतियां हैं जो 2D के अंतर्गत आती है, जिनका अध्ययन हम 2D में करेंगे। उसके बाद 3D में क्या है? 3D में है आपका प्रिज्म, उसके बाद पिरामिड, उसके बाद घनाभ, उसके बाद घन, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, और उसके बाद अर्धगोला। एक इनमें जो और अलग से अंतर आपको 2D और 3D में मिलेगा, 2D में लंबाई चौड़ाई होती है, 3D में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। अर्थात इसमें 3 नाप होती है 3D में, और 2D में 2 नाप होती हैं। 2 मेजरमेंट और 3 मेजरमेंट का अंतर भी इनमें पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आपको जैसे अभी बताया 2D और 3D में सबसे पहला टॉपिक था आपका
2D में त्रिभुज। पहले हम द्विविमीय करेंगे, द्विविमीय के सारे टॉपिक करने के बाद उसके बाद 3विमीय करेंगे, फिर 3D पे जाएंगे। तो 2D में सबसे पहले करेंगे हम त्रिभुज। क्या करेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ये देखिए अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। कैसे? त्रि माने 3, भुज माने भुजा, जो 3 भुजा रखता हो त्रिभुज। लेकिन वही अगर आप इंग्लिश की तरफ जाएंगे, इंग्लिश में है ट्राई एंगल। ट्राई माने 3, एंगल माने कोण, जो 3 कोण रखता हो। अर्थात आप दोनों ही तरीके से, अब इसकी परिभाषा क्या निकल के आई? ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो, जिसमें 3 कोण बनते हो तथा तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो। क्या? ऐसी आकृति कैसी? ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो, 3 भुजाओं से घिरी हो, जिसके 3 कोण बनते हो, और तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो, त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। कैसे? जैसे देखिए ये कोई त्रिभुज है, इसमें क्या है? ए बी सी। एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये हुई। ठीक है, ये हो गई आपकी भुजा। और कौन कौन सा हो गया? ये आपका कोण। और इसने क्या दिया है? इसने साथ में ये भी कहा है कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180। आई बात समझ में आपकी? ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है? त्रिभुज को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। क्या? किसी त्रिभुज को हम 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। किसी त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। आई बात आपकी समझ में? किस किस से? भुजा के आधार पर, नंबर 1 लिखिए, भुजा के आधार पर, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। क्या क्या होंगे इसमें? आप देखिए, ए पहला त्रिभुज कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे आप? आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसो स्केलेस ट्राइंगल। तीसरा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। ये क्या होगा आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इनकी विशेषताएं होती हैं
भुजा ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी ए के। समद्विबाहु होगी ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं सी ए के। ऐसा इसमें होता है क्या कि दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा समान नहीं होती है। और समबाहु में क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर होती है। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इस त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश, अर्थात तीनों कोण ही 60 अंश के होंगे। ये भुजा के आधार पर आपका वर्गीकरण हो गया। दूसरा कैसे बांटते हैं, दूसरा नंबर क्या है, सेकंड नंबर है आपका कोण के आधार पर। क्या है, कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑन ऑफ एंगल। आई बात समझ में। एंगल की बेसिस पे क्या है, देखिए पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको क्या बोलते हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये होंगे क्या, इसको आप करोगे कैसे, इनकी विशेषता, इसकी विशेषता एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। आई बात समझ में। इसमें क्या होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एक कोण 90 अंश का होगा। जब एक 90 का होगा तो बाकी दो कितने के भी हो, बाकी दो बच गए, दो कोण जो 90 में होंगे, 90 में से एक 89 का होगा, एक 1 का होगा कम से। इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। आई बात समझ में। भुजाओं के आधार पे आपको बता दिए, कोण के आधार पर आपको बता दिए। अब कुछ बातें हैं वो भी हम बता देते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। आई बात समझ में। दूसरा क्या है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल हमेशा, ये सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, देखिए जैसे कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये कोई ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इसमें मान के चलिए आपने ये 5 सेंटीमीटर या 5 ले लीजिए, ये 10 और ये 12, ये कोई भी ट्रायंगल है, हमने सब शुरुआत में विषमबाहु ली।
अब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, मान लिया ये a बराबर 5, ये 10 बराबर b और ये c बराबर 12। अब यदि आप इसको देखेंगे, इसको आप आधार धरातल पर उतारेंगे तो कैसे करिएगा, जैसे पहले a प्लस बी बराबर 15, क्या 12 से बड़ा है, लेस देन c बराबर 12। अब b प्लस सी लीजिए, b प्लस सी बराबर 22, ग्रेटर देन a बराबर 5। अब क्या लीजिए, c प्लस a लीजिए, 12 और 5 17, ग्रेटर देन b बराबर 10। ये सार्वभौमिक सत्य है, किसी भी त्रिभुज में ये कंडीशन लगेगी ही लगेगी। तो इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा यदि c है तो ए बी सी 3 भुजाएं होती हैं, तो तीसरी भुजा आएगी a माइनस बी से हमेशा बड़ी होगी, अर्थात बाकी दोनों भुजाओं के मान का अंतर, और ये c होगा और छोटी होगी उनके योग से a प्लस बी से। आई बात आपकी समझ में? हमने यहां से ये निकाला जो आगे के प्रश्नों में आपके योग में प्रयोग में आएगा, जिससे आप अपने आज के प्रश्न निकालेंगे। ये सभी एक बार आप रिमाइंड कर लेंगे, इसको नोट्स भी बना लीजिए, आपके आगे हमेशा काम आता रहेगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 भुजाएं त्रिभुज बनाती हैं। चलिए भुजा मान लीजिए आप ए बी और सी, ये 3 भुजाएं। ऑप्शन ए में क्या है, 3 4 8। अब 3 और 4 क्या हो गई, 7। क्या ये 7 8 से बड़ी है, नहीं, तो ये नहीं होगा। बी में क्या है, 5 3 11, 5 और 3 8, 8 11 से बड़ा है, नहीं, ये भी नहीं होगा। सी 9 3 11, 9 और 3 12, 12 11 से बड़ा है, हाँ 12 11 से बड़ा है। अब 3 को और 11 को जोड़िए, 3 और 11 कितने हो गए, 14, 9 से बड़ा है 9 और 11 कितने हो गए, 20, 3 से बड़ा है, हाँ, तो ये आपका ट्रायंगल बना सकता है। लेकिन ऑप्शन डी भी देखना होगा। ऑप्शन डी क्या है, 3 5 11, 3 5 10, 11 नहीं, 3 5 10, 3 5 8, क्या ये 10 से बड़ा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, जिसमें दिए गए मान, तीनों भुजाओं के जो मान दिए गए हैं किसी भी त्रिभुज के, वो एक त्रिभुज बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 भुजाएं त्रिभुज नहीं बनाती है। हमेशा प्रश्न में ध्यान रखेंगे, ये नहीं दिया गया है तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, नहीं तो प्रश्न में वहां एग्जाम हॉल में बैठकर आप संशय में पड़ जाते हैं या कई बार भूल जाते हैं। हमेशा आपको बस यही जल्दी जल्दी में पढ़ने में, लिमिट में कौन सी भुजाएं त्रिभुज बनाती हैं, और जिसमें नहीं है वो आपको ऐसा ऑप्शन पहले नंबर पर देगा जिससे आप त्रिभुज बना सकते हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा उसी पे निशान लगाओगे। तो यहां पर भी आपको तीनों भुजाएं लिखिए, ए बी सी। पहले क्या दिया, 9 15 21, क्या दिया गया है, 9 15 21, 9 और 15 24, और 15 और 21 36, और 21 और 9 ये हो गए 30। हर बार का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा है, अर्थात ये त्रिभुज बना सकता है। दूसरा क्या देगा, 4 5 8, 5 और 4 9, 8 5 13, और 8 4 12, तो ये भी तीसरी भुजा से बड़ा योग आ रहा है, बना सकते हैं। फिर है 5 5 8, 5 5 10, 5 और 8 13, और 8 5 13, अर्थात ये भी संभव है। फिर है 2 3 5, ये 2 और 3 5 हो गया, और ये इसके 5 बराबर हो गया, ना बड़ा है ना छोटा है। लेकिन वापस जाते हैं, 5 और 3 8, 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, लेकिन ये इसके बराबर है, तो क्या ये संभव है, नहीं, इसमें ये मान संभव नहीं है। आई बात समझ में? अर्थात 2 3 5 इसमें आपका ट्रायंगल नहीं बना सकती है,
क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन है दो भुजाओं के योग से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं। क्या? बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब चलिए आगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान क्रम से 3 व 7 है, तो तीसरी भुजा का निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव है? कौन सा मान संभव है? उसने ये नहीं बताया है कि पूर्णांक है अपूर्णांक है, लेकिन फिर भी चलिए इसको करेंगे। आपको हमने एक नियम बताया था, एक रूल बताया था शुरू में। क्या रूल था वो देखिए जरा, कि यदि भुजा तीसरी है, यदि अज्ञात भुजा C है, तब a माइनस बी से C बड़ा होगा और a प्लस बी से C छोटा होगा। हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है? a बराबर 3, b बराबर 7। तो 3 और 7 को इसमें रखिए, तो 7 माइनस, ये माइनस नहीं, यहाँ इसको आप चाहे तो थोड़ा इसको संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पर आप अंतर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ये डिफरेंस होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है कि जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा लेंगे, अर्थात हमें दोनों का अंतर लेना होगा। तो क्या किया हमने? 7 माइनस 3 से C बड़ा होगा और a का मान है 3, 7 ये योग के बराबर होगा, अर्थात 7 में से 3 गई 4, 4 से बड़ा C होगा और 10 से छोटा होगा। इस समीकरण से आप क्या निकाल सकते हैं? इसमें कितने मान छिपे हुए हैं? 4 के और 10 के बीच में कितने मान छिपे हुए हैं? देखिए, 4 से बड़ा 4.1 भी बड़ा, 4.2 भी बड़ा, 4.3 भी बड़ा, 7.3 भी बड़ा, 9.1 भी बड़ा, 9 भी बड़ा, 9.9 भी बड़ा, 9.99 भी बड़ा, 9.991293 ये सब बड़े हैं, लेकिन 10 से छोटा है। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सी भुजा जो है, अज्ञात भुजा जो है, उसके मान अनंत मान हो, क्योंकि इसने हमें किसी भी कंडीशन में नहीं बांधा है। अतः हम यहां पर अनंत मान ही लेंगे, क्योंकि 4 और 10 के बीच में अनंत संख्या में मान होंगे। नेक्स्ट, क्या है प्रश्न में? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान 3 व 8 है, तो तीसरी भुजा का निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव है? a बराबर दिया है आपके 3, b बराबर दिया है 8 और c आपको निकालना। a b बड़ा होगा c छोटा होगा, a प्लस बी से। तो 3 b बड़ा c 3 प्लस 8, ये क्या हो गया? b नहीं है, b का मान रखेंगे 8। तो 3 और 8 का डिफरेंस 5, 5 से बड़ा c और छोटा 11 से। अब आप इसमें ये देखिए, 5 से बड़ा तो 5.1 भी है, 5.2, 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अनंत तक। इसी प्रकार असंख्य मान होंगे जो 5 के और 11 के बीच में आएंगे, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर डी, अनंत मान होंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जो समझा रहे हैं उसको समझिए, करिए और प्रैक्टिस कीजिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान क्रम से 3 व 8 है, तो तीसरी भुजा के निम्नलिखित में से कितने पूर्णांक मान संभव है? ये दे दिया, पूर्णांक मान संभव है। क्या पहले प्रश्न में ये था? कौन सा, केवल कौन सा मान संभव है? और इस प्रश्न में क्या दिया गया है? पूर्णांक मान संभव है। तो a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर अनंत, a b c a प्लस b से। क्या किया? 3 और 8 का अंतर 5, 5 से बड़ा होगा c और 3 और 8 11 से छोटा होगा। अब 5 से बड़ा क्या है? पूर्णांक। 5 से बड़ा पूर्णांक, 5 से बड़ा पूर्णांक
बराबर 6 भी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, लेकिन 11 से छोटा। तो कितने मान आए? 1 2 3 4 5। हमारे 5 मान ऐसे आए जो 5 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं और पूर्णांक में, अर्थात ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब इनको हम ऐसे ही नहीं कर सकते, तो इसका कोई दूसरा तरीका है? दूसरा तरीका भी है। और दूसरा तरीका क्या है? a प्लस बी माइनस a माइनस बी ब्रैकेट बंद और -1। एक फॉर्मूला इसका ये है। कैसे? देखिए, a प्लस बी का मान क्या आया? 11 माइनस a माइनस बी का मान कितना अंतर का? 5 -1 बराबर 11 में से 5 गए 6 -1 बराबर 5। दैट इज योर आंसर। कई प्रकार के तरीके हैं इसको निकालने के, हर तरीके से आपको बतलाया जाएगा। आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न हैं, उनमें बताएंगे आपको कैसे करना है। अगले प्रश्न पर चलिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान क्रम से 5 5 है, तो तीसरी भुजा के निम्नलिखित में से कितने पूर्णांक मान संभव है? आ रही है बात समझ में आपकी? कितने पूर्णांक मान संभव है? देखिए आप यहां पर क्या करेंगे। ए दिया है 5, बी दिया है 5, सी दिया है, पूछना है सी और ए प्लस बी। तो ये कितना आया? 5 से 5 0, सी 5 और 5 10, अर्थात जो सी का मान आएगा वो 0 से 10 तक आएगा। तो यहां क्या है? 0 से 10 तक के सभी पूर्णांक कितने हैं? 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद तो 10 ही आ जाएगा। आई बात समझ में? कितना हो गया? 9। और सेकंड मेथड जो आपको बताया है, a प्लस बी माइनस ए अंतर b का और -1, 10 माइनस 0 -1 बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9 इज योर राइट आंसर। किसी भी प्रकार से कर लो, उत्तर आपका एक ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान 6 और 14 है। क्या है? 6 और 14 है। यदि त्रिभुज समद्विबाहु, ये कंडीशन दे दी कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु है, अर्थात उसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं समान है। हमें नहीं पता वो दो भुजाएं कौन सी समान है, 6 और 6 है या 14 और 14 है। तो तीसरी भुजा का मान क्या होगा? a बराबर 6, b बराबर 14, c बराबर हमें नहीं पता। तो a b c a प्लस b, ये यहां अंतर आएगा। 14 में से 6 गए 8, 8 से बड़ा होगा c और छोटा होगा 20 से। 8 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए। और त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है और दो भुजाएं दे दी 6 और 14। क्या यहां सी का मान 6 के बराबर आएगा? नहीं, वो तो पहले ही 8 से बड़ा है। तो 8 से बड़ा ऐसा कौन सा मान है जो 14 के बराबर है? 8 से बड़ा कौन सा मान है जो 14 के बराबर है? तो वो है 14 ही। अतः सी बराबर 14। ये बात आपकी 100% समझ में आई? क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, अतः हम यहां मान अनंत नहीं ले सकते। उसने कंडीशन दे दी है कि 6 और 14 में से तीसरी भुजा 1 के बराबर है, तो वो 6 के बराबर है और 14 के बराबर है। लेकिन जब हमने उसको निकाल कर देखा तो पता लगा कि उस भुजा का मान 8 से बड़ा होगा परंतु 20 से छोटा होगा। और जब भुजा का मान 8 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा तो वो कितना होगा? वो 14 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रम से 10 12 एवं a है, तो यदि a एक पूर्णांक हो तो a के कितने मान संभव है? क्या कहा इसने? यदि a एक पूर्णांक हो तो कितने मान उसके संभव हैं? a बराबर कितना है? 10, b बराबर कितना है? 12। और ये यहां पर आप थोड़ा चेंजमेंट करिए इसको। क्या करेंगे?
ए बी बराबर 10, बी सी बराबर 12 और सी ए बराबर ए। अब हमें क्या पता है सी ए कैसे निकालेंगे, 10 का और 12 का अंतर 2 से बड़ा होगा क्या ए, और 10 और 2 12 22, 2 से बड़ा पूर्णांक और 22 से छोटा पूर्णांक। ये क्या क्यों, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कह दिया कि ए एक पूर्णांक है। तो एक तो हमने बताया था आपको, क्या बताया था, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी और -1। एक तो ये बताया था बराबर सी के ऊपर। एक दूसरा मान है, और दूसरा मान क्या है, वो क्या होता है, छोटी भुजा, क्या, छोटी भुजा गुणा 2 -1 बराबर तीसरी भुजा के। तीसरी भुजा के क्या, तीसरी भुजा के संभव पूर्णांक मान, संभव पूर्णांक मान। तो देखिए छोटी भुजा कितनी दी गई है, 10 गुणा 2 -1 बराबर कितना हो गया, 20 - 1 बराबर 19 संभव पूर्णांक मान। यदि आप यहां रखेंगे तो ए प्लस बी कितना हो गया 22, ए माइनस बी कितना हो गया 2, 22 में तो 2 गए, 20, 20 में से गया 19, यहां से भी 19 के बराबर आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भटकना बिल्कुल नहीं है, जो समझा रहे हैं बस उसको ही समझना है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 43 एवं 63 हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा के कितने पूर्णांक मान संभव है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, छोटी भुजा 43, छोटी भुजा है 43, बड़ी भुजा 63, तो तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा के संभव पूर्णांक मान 2 गुणा छोटी भुजा -1, 2, छोटी भुजा कितनी है 43 -1 अर्थात 86 -1 बराबर 85, अर्थात 85 पूर्णांक मान तीसरी भुजा के संभव है। और किस किस के बीच है वो अलग तरीका है निकालने का, वो किस किस के बीच उसके मान होंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रम से 53 एवं 239 हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा के कितने पूर्णांक मान संभव हैं। छोटी भुजा क्या हो गई, छोटी भुजा है आपकी 53, बड़ी भुजा है आपकी 239। तीसरी भुजा के संभव मान, तीसरी भुजा के संभव पूर्णांक मान कितने होंगे, 2 गुना छोटी भुजा -1, छोटी भुजा कितनी है 53 -1, 106 -1 बराबर 105। तो तीसरी भुजा के ऐसे संभव 105 मान होंगे जिससे हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में। क्लास को एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए करवाई गई है। अच्छे टॉपिक्स हैं एडवांस मैथ के और ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।